हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ना केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नीट का 2024 का पेपर आया था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो एनालिसिस रहेगा वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एंड हम लोग ये देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन सी लाइन से पूछे गए हैं, कौन से पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कई बार ये रहता है कि क्या ऑर्गेनिक में सच में सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आज ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं या फिर कोई दूसरी रिएक्शंस भी आपसे पूछी जाती है। क्लियर है? सो बिना हम लोग देरी करें हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो एनालिसिस रहेगा वो केमिस्ट्री में हम अभी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का ही करने वाले हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर बहुत अच्छा रहा और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया तो हम डेफिनेटली जो है वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बेसिक सा क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आपसे पूछा गया है। एंड अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को आप लोग पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग जनरली जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस से यूज़ कर सकते हैं। जो इफेक्ट यूज़ करा जाता है वो रेजोनेंस, फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फिर उसके बाद में इंडक्टिव यूज़ किया जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कार्बोकेटाइन्स गिवन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन यूज़ करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा एंड जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। सो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 डिग्री जो है वो सेलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है हमारे पास में वो 2 डिग्री है एंड सेकेंड भी हमारे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, थर्ड जो है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है एंड फोर्थ जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सो आंसर वुड बी 3। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो देयर आर 7 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इट इज़ मोर स्टेबल, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। एंड एनसीईआरटी का मैंने जो है कटआउट यहाँ पे लगा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो उसको अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास में 56 नंबर क्वेश्चन है वो है कि आपको एक रिएक्टेंट दिया गया है और एक प्रोडक्ट दिया गया है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपको ये बताना है कि इस कन्वर्जन के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप सबसे अप्रोप्रिएट जो रिएजेंट है वो कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो देखें बहुत सिंपल है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास में एल्कीन है, एल्कीन को कन्वर्ट किया गया है एल्डिहाइड में। तो बहुत सिंपल सा है, हमारे पास में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के, बट एक अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेकर के चलें या सिंपलेस्ट तरीका लेकर के चलें जिसमें हम बीच में सिर्फ एक ही साइड या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल है कि एल्कीन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, अल्कोहल में, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एल्कीन से अल्कोहल बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में H2O के साथ H+ दिया गया है, यानी कि हमें क्या करना है, एल्कीन पर हाइड्रेशन करना है। एल्कीन पर हाइड्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट 2 डिग्री बनेगा, बट 2 डिग्री अल्कोहल से अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मुझे कीटोन मिलेगा, जबकि हमें एल्डिहाइड चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड की अगर हम बात करें, BH3 के साथ H2O2 यूज़ किया गया है, यानी कि ये सिंपल शॉर्ट ऑफ रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल एज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो बहुत सिंपल, हमें 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाना है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हम इसमें पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे एंड फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए हम H2O2 इन बेसिक मीडियम कंसिडर करेंगे। तो जब हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा उसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है ये वाली, इसको आप ज़रूर अंडरलाइन करें, ये इसमें आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स इन गुड यील्ड इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC को यूज़ किया जाता है। हम लोग अगर मुझे एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है गुड यील्ड में, तो हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं यूजिंग PCC। तो हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है और उससे एल्डिहाइड बनाना है, सो हम PCC यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है
वो क्यों गलत है? क्योंकि जब अल्कोहल बनेगा तो हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है। H2O के साथ में अगर हम ये यूज़ करेंगे H+, यानी कि हम हाइड्रेशन करेंगे तो वहाँ मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वैसे भी हम कराएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट फिर भी अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम PC कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर सेकंड जो है वो आएगा। रेफरेंस जो है इस क्वेश्चन का आप अल्कोहल वाला चैप्टर कंसिडर कर सकते हैं। अल्कोहल में आपने देखा होगा, अल्कोहल के अंदर ये पहली जो रिएक्शन है एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन विच इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एंड जो सेकंड रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो वहाँ हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लास 12th चैप्टर होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, जो कि क्लास 12th का ऑर्गेनिक का है, जिसका हम कंसिडर करते हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन और हेलोएरीन। वहाँ से हमसे पूछा गया है ल्यूकास रिएजेंट के बारे में कि कौन जो है इंस्टेंटेनियसली ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट ZnCl2 with tertiary alcohol. The reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature. तो अगर हम बात करें ल्यूकास टेस्ट के साथ रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट जो रिएक्शन शो करेगा वो कौन होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 के थ्रू चलती है, और SN1 जो होता है वो 3 डिग्री देता है। सो हमारे पास फर्स्ट वाला जो है ये जो हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अगेन 1 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो आंसर वुड बी फोर्थ आंसर हमारा होगा। एंड ये जो चैप्टर है वो एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप स्टार लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 से इस पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं इसी एक पैराग्राफ से। क्लियर? चलिए हम आगे मूव करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से और क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारे पास में अगला, वो अमीन वाले चैप्टर से है। 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये हमें NCERT में कहाँ मिलेगा? तो देखें ध्यान से, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये एल्काइलेशन में नहीं जाता, एंड एसाइलेशन भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ या ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है, NCERT में गिवन है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। तो गैब्रियल सिंथेसिस जो होता है ये एक मेथड होता है जिससे हम लोग प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिफेटिक अमीन बनाई जाती है, एरोमेटिक अमीन नहीं बनाई जाती। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होती है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। क्लियर है? तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। सो ये भी आंसर स्टेटमेंट सही है। सो आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट होगा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड बोथ आर ट्रू। चलिए, चैप्टर मैंने बता दिया आपको, अमीन वाले चैप्टर में ये दोनों मिल जाएगा। कटआउट मैंने इसमें लगा रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का भी है और इसको हम ऑर्गेनिक में भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको सिंपल सा पूछा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। जब एक ही मॉलिक्यूल में किसी 2 एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। किसी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो बहुत सिंपल है, आंसर जो जाएगा इसका फर्स्ट जाएगा। रेफरेंस आपको NCERT के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मिल जाएगा जहाँ ये सेम स्ट्रक्चर आपको गिवन है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर भी सेम दी गई है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको तो इसके लिए कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 9th क्लास का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट,
द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल इज नॉन एज। तो आपको ये टेक्निक पता करनी है। तो देखो एनसीईआरटी में क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको प्योरिफिकेशन वाले पार्ट में दे रखा है, सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। द प्योरिफिकेशन टेक्निक based on the above principle is known as sublimation and is used to separate sublimable compound from non sublimable impurities। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका सब्लिमेशन। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं, 9th और 10th में, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, वहाँ आपको प्योरिफिकेशन वाले पार्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है अगेन आपके एनसीईआरटी से ही है, सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से, बट अगर हम इसमें बात करें अगेन ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से पूछा गया है। अ कंपाउंड विथ अ मॉलिकुलर फार्मूला C6H14 हैज़ 2 टर्सरी कार्बन, यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको बतानी है C6H14 की जिसमें 2 टर्सरी कार्बन है। और ये बहुत बेसिकली इसको देखा भी जा सकता है। एन हेक्सेन में कोई टर्सरी कार्बन नहीं होता है, 2 मिथाइल पेंटेन में 1 टर्सरी कार्बन होता है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन में 2 टर्सरी कार्बन होते हैं, एंड 2,2 डाईमिथाइल में सिर्फ जो है आपको एक 4 डिग्री मिलेगा। सो आंसर वुड बी 3rd। अच्छा, इसका जो रेफरेंस है वो आप लोग देख सकते हैं कि सेम जब आप आईपीसी पढ़ते हैं क्लास 11th में, जो आईपीसी का चैप्टर है वहाँ आपको देखने को मिलेगा ये आंसर, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या होगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन जो है इसका नाम बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एंड चैप्टर मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम एग्जाम्पल यूज़ किया गया, तो यहीं से वो क्वेश्चन उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें तो वो क्लास 12th एल्डिहाइड वाले चैप्टर में है, जब हम लोग टॉलन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि कुछ लोग इसका आंसर अलग कर सकते हैं, वो क्यों करेंगे मैं उसका बारे में भी बताऊँगा। फेलिंग सॉल्यूशन में आपको पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो होता है वो कौन सा होता है और सॉल्यूशन बी जो है वो कौन सा होता है, वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करेंगे। सो सॉल्यूशन ए जो होता है इज़ एक्वस कॉपर सल्फेट, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक्वस कॉपर सल्फेट होगा। कुछ लोग इसका आंसर 3rd कर सकते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सॉल्यूशन बी होता है। देखें आगे ध्यान से, फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विच इज़ ऑल्सो नॉन एज रसल सॉल्ट। ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर इसका जो जाएगा वो 1st जाएगा, ना कि आंसर इसका 3rd जाएगा। ये भी एल्डिहाइड वाले चैप्टर से पूछा गया है एंड सेम टू सेम लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया गया है, 4 डिफरेंट रिएक्शंस दी गई है, तो थोड़ा सा टाइम लगा करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकेंड में आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिएक्शंस याद है। फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ओजोनोलिसिस हो रहा है, क्योंकि एल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तब मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड मिलते हैं, तो ये कार्बोनाइल कीटोन बन रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, O3 यूज़ करते हैं। और ओजोनोलिसिस 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव करो चाहे रिडक्टिव करो, कीटोन का ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता है, वो हमेशा सही में रहता है। तो आंसर जो होगा ए का होगा 4th। चलिए बी की अगर हम बात करें तो बेंजीन से आपको बेंजोफिनॉन दिया गया है। बेंजीन से अगर हम बेंजोफिनॉन की अगर हम बात करें तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, फर्स्ट हम एसाइलेशन कर देंगे बेंजीन पर, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जो कि हम ये कंपाउंड यूज़ करके कर सकते हैं। सो बी का जो आंसर होगा वो 1st हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 3rd रिएक्शन की बात करें तो 3rd रिएक्शन जो है वो हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। अब देखो एक एनसीईआरटी में लाइन हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड मिलता है, उसके लिए हम पीसीसी यूज़ करते हैं। उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ था सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज CrO3। तो हम यहाँ CrO3 यूज़ करेंगे एंड ये आ जाएगा 2nd। इसी तरीके से 4th की अगर हम बात करें तो एल्काइल बेंजीन जो होते हैं, एल्काइल बेंजीन का अगर हम KMnO4 KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का।
जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो इन सब का मैंने रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है, आप क्लियरली दे सकते हैं। अगर मुझे बेंजीन से कोई भी हमारे पास में ये कंपाउंड बनाना है तो हम इसमें एसाइलेशन कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस का मैंने आपको बता ही दिया था, ये ओजोनोलिसिस आपको मिल जाएगा। ओजोनोलिसिस आपको एल्कीन वाले चैप्टर में मिलेगा, ये वाला जो थर्ड है वो बेंजीन वाले चैप्टर में मिलेगा। एंड इसी तरीके से एल्काइल बेंजीन से अगर मुझे क्या करना हो, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में मिलेगा। बेंजोइक एसिड अगर मुझे बनाना हो, क्लियर। एंड ये वाला जो लाइन है सेकेंडरी अल्कोहल्स वाला, वो हमें मिलेगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, या फिर आप बोल सकते हो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर होगा 4 3 2 1 एंड आंसर वुड बी 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्लियर, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अगेन अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से पूछा गया SN1 और SN2 से, यानी कि SN1 से पूछा गया बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट से रिएक्शन करेगा SN1 का। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको सिंपली ये देखना है कि 3 डिग्री कौन सा है। तो आप इसको देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि एराइल ग्रुप कभी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ये है 3 डिग्री, साथ ही साथ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, सो आंसर वुड बी 4। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन, एंड यहाँ आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा SN1 का। क्लियर, सो ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका 12th क्लास का है एल्काइल हैलाइड, वहाँ से लिया गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 एक अच्छा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन जो हमें दिए गए हैं, एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा, फिर आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन। मैं इनकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास में ये है एन पेंटेन एंड इट इज़ आइसोपेंटेन एंड इट इज़ नियोपेंटेन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें बात करूं तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा अच्छा कांटेक्ट होगा, जितना कांटेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यही हम लोग को पढ़ना है, देखें ध्यान से। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मासेस। मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटरमॉलिकुलर वान डेर वाल्स फोर्सेज increases with increase of molecular size और द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फिर आगे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि जो पेंटेन है, पेंटेन हैविंग अ कंटिन्यूस चेन ऑफ 5 कार्बन एटम हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 309.1 केल्विन होता है। वेयर एज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बॉइल्स एट 282.5 केल्विन। ये किसकी वजह से होता है वो आगे दिया हुआ है। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच्ड चेन द मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ स्फीयर। दिस रिजल्ट इन स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देयरफॉर वीक इंटरमॉलिकुलर forces between spherical molecules which are overcome at relatively lower temperature। तो सेम मैंने जो आपको बताया था कि स्फेरिकल होने की वजह से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेस होंगे वो कम लगेंगे, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 यही दे रखा है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच the intermolecular forces between spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point। Clear? So statement first and statement second both are correct। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, कौन सा चैप्टर है ये? तो ये चैप्टर मिलेगा आपको हाइड्रोकार्बन में। जब आप एल्केन पढ़ेंगे तो एल्केन में आप लोग देखेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ा जाता है, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट का एक टॉपिक आएगा, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ये भी हाइड्रोकार्बन से ही है, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत बेसिक है। आपको बताना है कि कार्बन एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है। तो इन इथेन मॉलिक्यूल, ये एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर है। इथेन मॉलिक्यूल में आप क्लियरली देख सकते हैं सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड का ऑप्शन किस में मिलेगा? मुझे थर्ड में मिलेगा। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड। इसी तरीके से अगर हम बात करें इथीन मॉलिक्यूल में, तो सिंपल सी बात है, हमें पता भी है इथीन में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो 1 सिग्मा 1 पाई जो है 1 सिग्मा 1 पाई 4 हो जाएगा, तो बी का आंसर 4 होगा। एंड कार्बन मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, C2 मॉलिक्यूल।
ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। ये रेफरेंस है केमिकल बॉन्डिंग का, जो ध्यान रखेंगे कि C2 जो होता है वो कंसिस्ट करता है बोथ पाई बॉन्ड, यानी कि दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, एक भी सिग्मा नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें याद नहीं रहता और हमने इसको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो कन्फ्यूजन होती है, तो वहाँ हम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो आंसर ध्यान रखेंगे, C2 के अंदर हमें क्या मिलेगा, C2 के अंदर मिलेगा मुझे 2 पाई बॉन्ड्स ओनली। सो C का आंसर 2 हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो होगा इथाइन, इथाइन में आपको पता है कि 1 सिग्मा होता है एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट, तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 आंसर वुड बी 3, तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ये रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसमें एक जो है केमिकल बॉन्डिंग से दिया गया है मॉलिक्यूल। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 81 क्वेश्चन, तो 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा अगेन बायोमॉलिक्यूल का है ये, जो कि टेस्ट से रिलेटेड है, जो कि आप टोलेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या फिर स्किफ बेस्ड टेस्ट या फिर HCN की रिएक्शन हम लोग जो है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि द रिएजेंट विच विथ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट या प्रोडक्ट्स आर। तो देखो अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो ग्लूकोज होता है वो HCN के साथ में रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है, तो HCN के साथ तो रिएक्शन करेगा। अच्छा, HCN के साथ में रिएक्शन भी कर सकता है, NH2OH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो दोनों के साथ तो करेगा ही करेगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, टोलेंट टेस्ट तो देता ही देता है ना। बचा कौन सा, स्किफ रिएजेंट और NHCO3। इसी को अगर हम आगे देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। क्या है कि डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NHSO3। तो इसके पास एल्डिहाइड होते हुए भी क्या नहीं करता, ये स्किफ टेस्ट नहीं देता और NHSO3 टेस्ट नहीं देता। उसका एक सिंपल सा कारण ये होता है कि इसकी जो साइक्लिक फॉर्म होती है वो डोमिनेट कर जाती है और इसकी वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप ये रिएक्शन कभी शो नहीं होती है। सो आंसर वुड बी B एंड 3 जो है इसका आंसर होगा, यानी कि थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चैप्टर कौन सा होगा, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में आपको क्लियरली ये लाइनें एज इट इज़ देखने को मिलेगी जो कि मैंने यहाँ मेंशन करी है। क्वेश्चन नंबर 87 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 87 अगेन जो है आपके कौन से चैप्टर्स हैं, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर्स हैं। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पूरा पैराग्राफ है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उसी पैराग्राफ से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कराएंगे तो एक साइड प्रोडक्ट A बनेगा, एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो साइड प्रोडक्ट B बनेगा। आइडेंटिफाई A एंड B। तो देखें एल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ करते हैं तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो साइड प्रोडक्ट POCl3 बनता है। तो बहुत सिंपल है, H3PO3 एंड POCl3, आंसर वुड बी 4। तो ये एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, एज इट इज़ सेम टू सेम रिएक्शन दी गई है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया गया। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। एल्कीन के ऑक्सीडेशन में आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि जो KMnO4 होता है इन एसिडिक मीडियम यूज़ किया जाता है एंड विच इज़ नोन एज बियर्स रिएजेंट। तो इसको हम लोग बियर रिएजेंट कंसिडर करते हैं और यहाँ मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्लाइकॉल मिलता है एंड बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि विसिनल डायोल मिलता है। तो ये एल्कीन है हमारे पास, तो एल्कीन से आंसर आएगा थर्ड जो कि होगा हमारे पास इट इज़ विसिनल डायोल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो देखें कितना बहुत इजी पेपर आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपका जो NCERT है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपको NCERT में बहुत सारी दिक्कतें, NCERT की लाइनें ही नहीं पता है, कन्फ्यूज़न है, तो फिर आप इस पेपर को नहीं कर सकते, भले ही आप कितना ही एक्स्ट्रा में पढ़ो। इंपॉर्टेंट यह है नीट के अंदर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ करके NCERT को प्रॉपरली लाइन बाय लाइन फॉलो किया जाए। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट 2025 का पेपर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT के एग्जाम्पल एंड NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको तो सॉल्व करें, साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए होते हैं उनको भी ज़रूर पढ़ें। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दो या तीन रिएक्शन जो है, बेसिकली 3 रिएक्शन जो है आपको दी गई है। करना क्या है, बहुत बेसिक है। एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर, NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो KCN के साथ रिएक्शन करने पर मुझे नाइट्राइल मिलता है RCN, AgCN के साथ रिएक्शन करने पर मुझे RNC मिलता है, यानी कि आइसोनाइट्राइल मिलता है। सही है। तो यहाँ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन का जो A आएगा वो आएगा कुछ ऐसा।
तो ये आएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ए आया हमारे पास में ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल में अगर हम नाइट्राइल का क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सो आंसर वुड बी अमाइड। एंड अगर हम बात करें अमाइड की रिएक्शन, अगर हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2 कराते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेडिमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो कार्बन होता है वो एज ये Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है एंड यहाँ पे 1 कार्बन लेस का क्या मिलता है, अमीन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ 4 कार्बन है तो 3 कार्बन की अमीन बनेगी। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपाइल अमीन। सो आंसर वुड बी फर्स्ट। क्लियर। अब एक यहाँ छोटा सा डाउट ये आ सकता है, कुछ लोग इसका आंसर 4 करेंगे। 4 नहीं हो सकता। 4 तब होता जब यहाँ पार्शियल की जगह क्या लिखा होता, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, या लिखा नहीं होता पार्शियल करना है। उस केस में अमाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम रेड फॉस्फोरस X2 के साथ कराएं या फिर Br2 के साथ कराएं, प्रोडक्ट बनता, वहाँ अल्फा पोजीशन पर Br जुड़ जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है हेल-वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जो कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। इसीलिए 4th आंसर नहीं हो सकता। किसी के माइंड में अगर आए कि 4th आंसर हो सकता है तो इसका आंसर नहीं हो सकता, आंसर वुड बी फर्स्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास सेम एल्काइल हैलाइड चैप्टर से है। अल्कोहल की रिएक्शन अभी हमने करा था, PbR3 के साथ कराएंगे तो बताओ क्या बनता है। उसी जगह Br जुड़ जाएगा क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से होती है। SN2 मैकेनिज्म में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो A जो आएगा वो हमारा ये होगा। चलिए अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH एक टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और इस एलिमिनेशन में अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड बनता है उसमें एल्कीन बनती है, और एल्कीन 2 टाइप की बनाई जा सकती है। फर्स्ट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड सेकंड इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बोला जाता है सेडजेफ एल्कीन, एंड ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो इसको हम बोलेंगे ये इसका मेजर है, और ये सेडजेफ एल्कीन है, तो आंसर वुड बी फर्स्ट। तो कौन से चैप्टर से ये लिया गया है आप रेफरेंस देख सकते हैं। तो ये अल्कोहल वाला हो गया जिसमें PX3 के साथ रिएक्शन करके RX बनाया जाता है। इसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे पहली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है एंड सेकेंड रिएक्शन एलिमिनेशन है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि नीट का पेपर जो ऑर्गेनिक का आता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको, अगर आपने NCERT बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है, कवर कर ली है, तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कोई ऐसा भी हमने एग्जाम्पल नहीं देखा या क्वेश्चन नहीं देखा जो कि बहुत ज़्यादा ही एडवांस पूछा गया हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया हो। पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। विदिन 30 सेकेंड में आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर विदिन 30 सेकेंड भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और 15 क्वेश्चन भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको मैक्स टू मैक्स टाइम जो है 8 मिनट का लगना चाहिए। 8 मिनट में आपकी पूरी ऑर्गेनिक सॉल्व हो जाती है अगर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना रिस्पॉन्स इस वीडियो पर मिलेगा आगे इसी तरीके के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी जो एनालिसिस है वो लेकर के आएँ, और इसी से रिलेटेड हम लोग 2023-2022 के पेपर का भी एनालिसिस करें, जिससे आपके पास एक जनरल आइडिया बन जाएगा कि NCERT के किन किन लाइन से अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और 2025 में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से हम लोग 2025 के लिए भी, जब हम लोग बहुत ज़्यादा पास आ चुके होंगे 2025 के पेपर के, तो हम वहाँ एक PYQ सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे सेलेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे। और उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। क्लियर? सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।